अब द इंडिकेशन ऑफ लंबर पंक्चर। ठीक है, हम लोग लंबर पंक्चर जो सीखे हैं अभी तक वो क्यों करते हैं, व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ लंबर पंक्चर। तो इंडिकेशन है लंबर पंक्चर का, सबसे पहला इंडिकेशन है सीएनएस का इन्फेक्शन। ठीक है, मेनिंजाइटिस, सीएनएस के इन्फेक्शन को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस बहुत तरह का हो सकता है, वो होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस होता है, फंगल होता है और वायरल भी होता है। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि किसमें क्या होता है। इसके अलावा सीएनएस इन्फेक्शन के बाद होता है ल्यूकीमिया, सबअराक्नोइड हेमरेज अगर हो रहा है पेशेंट को तो उसमें भी हम लोग लंबर पंक्चर करके देखते हैं। कुछ इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हो सकता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गुलेनबेरी सिंड्रोम। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, कुछ ड्रग्स देने के लिए, बाहर से कुछ ड्रग्स देने के लिए, जैसे एंटीबायोटिक हुआ, कोई लोकल एनेस्थेटिक्स हुआ, कोई एनेस्थेटिक हुआ, कोई एंटीबायोटिक या कोई एंटी कैंसर ड्रग्स, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए भी लंबर पंक्चर किया जाता है। एंड ऑल्सो टू रिड्यूस द प्रेशर इन स्यूडोट्यूमर सेरेब्री। स्यूडोट्यूमर सेरेब्री एक नर्वस सिस्टम का एक डिजीज़ है जिसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर हाई हो जाता है, तो उस इंट्राक्रेनियल प्रेशर को लो करने के लिए लंबर पंक्चर किया जाता है। नाउ द कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। पोस्ट पंक्चर हेडेक। तो पोस्ट पंक्चर हेडेक का मतलब होता है कि जब लंबर पंक्चर किया गया, पंक्चर करने के बाद कुछ घंटों के बाद पेशेंट को बहुत हेडेक होता है। तो ये क्यों होता है, ये होता है जब हम लोग लार्ज बोर नीडल यूज़ करते हैं। ठीक है, लार्ज बोर नीडल जब यूज़ करते हैं देन ये पोस्ट पंक्चर हेडेक होता है। और तो इसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ स्मॉल बोर नीडल, जो हम लोग 20 to 22 गॉज पढ़े थे, है ना। या तो हम लोग 20 to 22 गॉज का नीडल यूज़ करें, या फिर अगर पेशेंट को 3 to 4 आवर्स के लिए हम लोग उसको लाइंग डाउन पोजीशन में भी रखेंगे अगर, तो भी ये हेडेक कम हो जाएगा, नहीं होगा। तो वी शुड नॉट यूज़ अ लार्ज बोर नीडल। ठीक है ना, वी शुड नॉट यूज़ a large bore needle, and we should use 20 to 22 gauge needle, or the patient should be in lying position for 3 to 4 hours after lumbar puncture. Another complication क्या है, इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, अगर जहाँ पर हम लोग लंबर पंक्चर कर रहे हैं वहाँ पर उस जगह पर अगर कोई प्रीवियसली कोई इन्फेक्शन था तो लंबर पंक्चर करने की वजह से वो इन्फेक्शन अंदर सबअराक्नोइड स्पेस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, अंदर की तरफ जा सकता है, जिसकी वजह से सेप्टिसीमिया हो सकता है। दूसरा क्या है कॉम्प्लिकेशन, सबड्यूरल हेमाटोमा, कुछ ब्लीडिंग हुआ और ब्लीडिंग वहाँ कलेक्ट हो गया तो उसकी वजह से एक हेमाटोमा बन गया। नाउ द हर्निएशन ऑफ ब्रेन। हर्निएशन ऑफ ब्रेन एक बहुत ही फेटल कॉम्प्लिकेशन है, इसकी वजह से पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। द नेक्स्ट इज सब एराक्नोइड एपिडर्मल सिस्ट। ये क्यों होता है, इसमें जब विदाउट स्टाइलेट देखो ये है, ये जो छोटा सा नीडल दिख रहा है नीडल के बगल में, ये है स्टाइलेट। इसको नीडल के अंदर इंसर्ट करके फिर हम लोग लंबर पंक्चर करते हैं, और निकालने के टाइम में भी पहले इसको डालेंगे और तब फिर नीडल को निकालते हैं। मतलब कि जब इंट्रोड्यूस किए नीडल को उस वक्त भी स्टाइलेट उसमें था, उसके बाद इसको स्टाइलेट निकालें, CSF ड्रॉप बाय ड्रॉप कलेक्ट हुआ ट्यूब में, CSF का कलेक्शन हो गया। अब उसके बाद आफ्टर कलेक्शन इज़ कम्प्लीटेड देन दिस स्टाइलेट इज़ रीइंट्रोड्यूस्ड, फिर से डाला जाता है नीडल के अंदर, और उसके बाद फिर वो पूरा नीडल एक साथ निकालते हैं। तो ये हुआ सबअराक्नोइड एपिडर्मल सिस्ट। तो अगर हम लोग स्टाइलेट नहीं यूज़ करेंगे तो उसके वजह से जो बाहर का जो स्किन है वो अंदर सबअराक्नोइड स्पेस में जा सकता है, जिसकी वजह से ये सिस्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे द लैबोरेटरी एग्जामिनेशन।
लेबोरेटरी एग्जामिनेशन में क्या है? लेबोरेटरी एग्जामिनेशन में सबसे पहला है ओपनिंग प्रेशर। तो प्रेशर हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना था? 60 to 180 mm ऑफ वाटर। ये है प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर। अगर इससे ज़्यादा प्रेशर अगर मिलेगा, मान लो अगर 200 mm ऑफ वाटर के आसपास अगर प्रेशर मिल रहा है, तो फिर हम लोग 2 ml से ज़्यादा CSF नहीं विदड्रॉ करेंगे। अपीयरेंस हम लोग पढ़े हैं, क्या था नॉर्मल अपीयरेंस? इट वाज क्लियर एंड कलरलेस। तो नॉर्मल CSF इज़ क्लियर एंड कलरलेस। दूसरा और क्या अपीयरेंस हम लोगों को मिल सकता है? वो हो सकता है ब्लडी CSF, रेड कलर का CSF। जो CSF निकला है वो हम लोगों को क्लियर ट्रांसपेरेंट नहीं मिल करके वो रेड कलर का दिख रहा है, जैसे कि वो ब्लडी CSF है। तो उसका 2 रीज़न हो सकता है। एक हो सकता है कि वो ट्रॉमेटिक लंबर पंक्चर हुआ है, जो हम लोगों ने जो लंबर पंक्चर किया है, जो टैप किया है, उसमें कुछ ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से ये ब्लड आ रहा है। एज सच देयर इज़ नो पैथोलॉजिकल कंडीशन, बट द ब्लड इज़ कमिंग ड्यू टू द ट्रॉमेटिक टैप। ठीक है, तो एक रीज़न हो सकता है ट्रॉमा, दूसरा रीज़न हो सकता है सब एराक्नॉइड हेमरेज, मतलब सब एराक्नॉइड स्पेस में कोई हेमरेज हो रहा है उसकी वजह से। तो हम लोग इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये जो ब्लडी CSF है ये क्यों हो रहा है? ट्रॉमा की वजह से है या सब एराक्नॉइड हेमरेज की वजह से है? तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, वो जो सैंपल आया है उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम लोग देखेंगे कि जब उसको रख देंगे, रखने के बाद देखेंगे अगर उसका सुपरनेटेंट जो ऊपर का पार्ट है वो अगर क्लियर है और नीचे में कुछ क्लॉट्स है, वो ऐसा दिखेगा। ये देखो, ऐसा दिखेगा। ये सुपरनेटेंट क्लियर है और नीचे में क्लॉट है। ठीक है, अगर वो ऐसा दिखेगा तो ये ड्यू टू ट्रॉमा है। ठीक है, ये ट्रॉमेटिक लंबर पंक्चर हुआ है। लंबर पंक्चर करने के टाइम में पेशेंट को कुछ ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से वो ब्लडी CSF आ रहा है। ब्लडी CSF ऐसा होता है, रेड कलर का CSF। नॉर्मल CSF ऐसा होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर। ये है नॉर्मल CSF, नॉर्मल है ये। ठीक है, ये है ब्लडी, ये है ब्लडी CSF। और अगर सुबह उसके बाद ब्लडी CSF था, उसको सेंट्रीफ्यूज किए। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अगर ऊपर का सुपरनेटेंट क्लियर है और नीचे में क्लॉट जम रहा है तो ये है ट्रॉमा। और अगर वो सेंट्रीफ्यूज के बाद भी अगर पूरा सैंपल येलो कलर का मिल रहा है, ऐसा येलो और ज़ैंथोक्रोमिक इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर येलो मिल रहा है तो ये है ड्यू टू सब एराक्नॉइड हेमरेज। ठीक है, तो ब्लडी CSF का 2 रीज़न है, ट्रॉमा और दूसरा है सब एराक्नॉइड हेमरेज। ट्रॉमा अगर होगा तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सुपरनेटेंट क्लियर होगा, और अगर सब एराक्नॉइड हेमरेज होगा तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद भी वो स्पेसिमेन, वो सैंपल हम लोगों को येलो दिखेगा। तो ये था बेसिक डिफरेंस। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर टर्बिड CSF हुआ तो टर्बिड CSF, ठीक है, टर्बिड CSF इज ड्यू टू हाई ल्यूकोसाइट और RBC और फैट और प्रोटीन। टर्बिड या पुरुलेंट जैसा, मतलब कि सैंपल जो है वो ट्रांसपेरेंट और क्लियर नहीं होगा, कुछ टर्बिड होगा, क्लाउडी होगा, तो उसको बोलते हैं टर्बिड CSF। इसका जो रीज़न्स है वो है हाई ल्यूकोसाइट काउंट और RBC और फैट और प्रोटीन इन द CSF। ये अगर CSF में हम लोगों को कॉब वेब कोगुलम दिख रहा है, कुछ फाइन पार्टिकल्स जैसे दिख रहे हैं, वेब जैसा, ठीक है, तो वो है ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉब वेब कोगुलम इन CSF इज ड्यू टू माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस। नाउ द सेल काउंट। सेल काउंट में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग
WBC काउंट देखते हैं, ठीक है, और RBC अगर होगा तो RBC काउंट देखते हैं। तो WBC काउंट में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज़ डन इन ऑटोमेटेड सेल काउंटर्स और फक्स रोजेंथल काउंटिंग चेम्बर और न्यूबर्स चेम्बर, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ हाई सेल काउंट क्या क्या है? दीज आर द मेनिंजाइटिस में सेल काउंट बढ़ जाता है। नॉर्मल सेल काउंट क्या था? 0 to 5 सेल्स पर क्यूबिक mm। तो हाई सेल काउंट 5 से ज़्यादा होगा, कभी कभी थाउजेंड्स में जाता है, वो हम लोग आगे देखते हैं। हाई सेल काउंट इज ड्यू टू मेनिंजाइटिस, अदर CNS इन्फेक्शंस, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, मैलिग्नेंसी एंड रिपीटेड लंबर पंक्चर, ठीक है। डिफरेंशियल काउंट, नॉर्मली डिफरेंशियल काउंट ऑफ CSF क्या है? इट कंटेन्स 70% ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड 30% ऑफ मोनोसाइट्स एंड देयर इज नो RBC नॉर्मली प्रेजेंट इन द CSF, ठीक है। ये देखो अपीयरेंस, नॉर्मल CSF कैसा दिखता है? क्लियर एंड कलरलेस। इसमें ल्यूकोसाइट काउंट कितना है? लेस देन 5, 0 to 5 हम लोग पढ़े थे, लेस देन 5 पर माइक्रोलीटर एंड मोस्टली दे आर लिम्फोसाइट्स, ठीक है। नाउ द एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में अपीयरेंस कैसा होगा? इट विल बी टर्बिड और पुरुलेंट। टर्बिड होगा, क्लाउडी होगा, स्पेसिमेन क्लाउडी होगा, टर्बिड होगा और क्लाउडी होगा जो हमारा सैंपल है। और उसमें जब हम लोग उसको सेल काउंटर में जब हम लोग उसका सेल देखेंगे, नंबर ऑफ उसका ल्यूकोसाइट्स कितने हैं, तो उसमें वो मोर देन 1000 दिखेगा, मोर देन 1000 पर माइक्रोलीटर एंड दे आर मोस्टली न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अगर एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो हम लोगों को मोस्टली न्यूट्रोफिल्स दिखते हैं, ठीक है। नाउ द TB मेनिंजाइटिस, अगर मेनिंजाइटिस अगर हुआ है TB की वजह से, तो हम लोगों को सेल कितना दिखेगा? 100 to 600 पर माइक्रोलीटर एंड दे आर बोथ लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। और उसका अपीयरेंस कैसा होगा? कॉबवेब कोआगुलम, जो पहले ही बता चुके हैं। कॉबवेब कोआगुलम दिखेगा इन अपीयरेंस इन ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। अगर वायरल मेनिंजाइटिस है तो सैंपल क्लियर दिखता है, नॉर्मल जैसा क्लियर दिखता है, और उसका सेल भी 6 to 300 होता है, मतलब बहुत ज़्यादा भी हाई नहीं होता है, और वो ज़्यादातर लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये तो फोटोज़ देख लिया तुम लोगों ने। लंबर पंक्चर इन सुपाइन पोजीशन, लंबर पंक्चर डन इन सिटिंग पोजीशन। दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ CSF in the test tubes and this is the lumbar puncture needle और the spinal needle भी इसको बोलते हैं। और इसका width कितना होता है? इट इज़ 20 to 22 गॉज, ठीक है। और छोटे बच्चों में 24 गॉज भी यूज़ करते हैं। और ये क्या है? ये नॉर्मल CSF है। नॉर्मल CSF ऐसा दिखता है, बिल्कुल क्लियर एंड कलरलेस। और जो अगर कभी ब्लडी CSF आया, ब्लड मिक्स्ड, तो वो ऐसा रेड दिखता है, ठीक है। और अगर ट्रॉमा की वजह से हुआ है तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन ऊपर का सुपरनेटेंट क्लियर होगा। और अगर ये सबएराक्नोइड हेमरेज की वजह से हुआ है तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद भी जो सैंपल है वो येलो होगा, ठीक है। ये दोनों माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बाद दिख रहा है। ये देखो, माइक्रोस्कोप में जब हम लोग देखेंगे कि स्टेन करने के बाद, तो वो हम लोगों को माइक्रोस्कोप के अंदर क्या दिखेगा। ये अगर ये सारे सेल्स क्या हैं? ये सारे सेल्स हैं लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट है ना, ये सारा लिम्फोसाइट है, ये सारा लिम्फोसाइट है, ठीक है। ये हाई लिम्फोसाइट, इसमें ये पूरा लिम्फोसाइट्स है। और ये तो ये किसका सैंपल होगा? ये होगा TB मेनिंजाइटिस का, ठीक है। ये दूसरा वाला देखो, ये दूसरे वाले में क्या है? ये दूसरे वाले में हम लोगों को क्या दिख रहा है? इसमें हम लोगों को न्यूट्रोफिल्स दिख रहा है, ठीक है। इस तरह का न्यूट्रोफिल्स अगर बहुत सारा, बहुत ज़्यादा होगा तो ये किसका सैंपल हो सकता है? ये एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा, एक्यूट बैक्टीरियल।
ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। ठीक है, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होते हैं। टीबी मेनिंजाइटिस में लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ऑन द एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोटीन। नॉर्मल CSF कंटेन्स 45 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ग्लूकोज, ये तो हम लोगों ने पढ़ चुका है। उसके बाद प्रोटीन कितना होता है, नॉर्मली 15 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, टीबी मेनिंजाइटिस और वायरल मेनिंजाइटिस को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोटीन। तो ग्लूकोज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में कम हो जाता है, टीबी मेनिंजाइटिस में भी कम हो जाता है, लेकिन वायरल मेनिंजाइटिस में ये नॉर्मल रहता है। ठीक है, मतलब नॉर्मल मतलब कि 45 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहता है। और प्रोटीन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में ज़्यादा हो जाता है, टीबी मेनिंजाइटिस में भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वायरल मेनिंजाइटिस में इट में इंक्रीज और इट में रिमेन नॉर्मल। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और टीबी मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस किसी भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, जैसे कि निजेरिया मेनिंजिटाइटिस, एच इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ठीक है, ये बहुत सारे स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ये सब बहुत सारे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कॉज करने वाले बैक्टीरियाज हैं। और टीबी मेनिंजाइटिस भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो बैक्टीरिया MTB। तो ये सारे बैक्टीरियाज हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि वो लोग ग्लूकोज खाते हैं, दे ईट ग्लूकोज। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये लोग CSF में ग्लूकोज कम कर देते हैं, दे कंज्यूम ग्लूकोज सो दैट दे डिक्रीज ग्लूकोज इन द CSF। और इनकी बॉडी में प्रोटीन होता है, तो इवेंचुअली दे प्रोड्यूस प्रोटीन इन द CSF, इसलिए प्रोटीन बढ़ जाता है इन CSF, इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एंड टीबी मेनिंजाइटिस। ग्लूकोज कम हो जाता है और प्रोटीन बढ़ जाता है। लेकिन वायरल मेनिंजाइटिस में वायरस दे डोंट कंज्यूम ग्लूकोज, इसलिए इन लोगों में ग्लूकोज नॉर्मल रहता है। दे आर नॉट कंज्यूमिंग ग्लूकोज सो दैट द ग्लूकोज इज रिमेनिंग नॉर्मल इन CSF। और इनमें प्रोटीन भी नियरली नॉर्मल रहता है।